सेहतमंद पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। नाज़रीन, अब तक कोरोना वायरस की जितनी भी अक़साम मालूम हुई हैं, ओमिक्रॉन उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला वेरिएंट साबित हुआ है। ओमिक्रॉन ने तकरीबन 1 महीने में सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। पहली मर्तबा दुनिया में एक दिन में 15 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है। दूसरी जानिब WHO के मुताबिक 194 मेंबर ममालिक में से आधे मुल्क भी ऐसे नहीं हैं कि जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन का 40% वैक्सीनेट कर दिया हो। इस सारे तनाजुर में मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है और क्या इक़दामात ज़रूरी हैं, और अमेरिका और बरतानिया में कोरोना और वैक्सीनेशन के हवाले से क्या काम हो रहा है और वहाँ की आवाम इस वेरिएंट को कैसे डील कर रही है, ये तमाम सवालात आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे। और आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। सबसे पहले मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा डॉक्टर फैसल मसूद साहब का, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर के ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल ह्यूस्टन में ये मुकीम है और हमें ये ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से। उसके बाद डॉक्टर नादिया गनी, जो कि एक जनरल फिजिशियन हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, और ये NHS में काम करती हैं और ब्रेडफोर्ड इंग्लिस्तान से हमारे साथ हैं। और उसके साथ हमारे अपने डॉक्टर फैसल महमूद आगा ख़ान यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के, और इस शोबे के हेड हैं आगा ख़ान यूनिवर्सिटी के अंदर। आप तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शमूलियत के लिए शुक्रिया। तो बात शुरू करते हैं। डॉक्टर फैसल मसूद, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ केसेस और बहुत तेज़ी से आग की तरह फैला है ओमिक्रॉन, ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोप के अंदर। यूरोप की भी बात करेंगे, लेकिन आप बताइए इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप अमेरिका के अंदर, और जो हम शुरू से सुन रहे थे कि ये सिर्फ फैलता है, काटता नहीं, तो अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये बहुत सारे लोग जो हैं हस्पतालों में दाखिल भी हो रहे हैं और हस्पतालों के ऊपर भी बहुत बोझ बढ़ रहा है। तो ज़रा हमें सूरत हाल तो बताइए कि अमेरिका में क्या हो रहा है। करंट स्टेट ये है कि ओमिक्रॉन अभी पीक हो रहा है अमेरिका में। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा केसेस हर रोज़ हो रहे हैं। और मैं आपको ह्यूस्टन, जो ग्रेटर ह्यूस्टन है, चौथा बड़ा शहर है अमेरिका में, यहाँ पे तकरीबन आप समझ लें कि जो पॉजिटिविटी रेट है, जो कि तकरीबन 5-6% था टुवर्ड्स नवंबर, आप तकरीबन एट वन पॉइंट वेंट टू अबाउट 25 to 40% पॉजिटिविटी रेट। मैं ओवरसी करता हूँ 8 अस्पताल को और तकरीबन 350 ICU बेड्स को ओवरसी करता हूँ। तो हमारे कोविड के पेशेंट्स थे हमारे हॉस्पिटल सिस्टम में, आप समझ लें नवंबर के एंड में, दिसंबर में 100, इस वक्त 890 पेशेंट्स हैं। अच्छा। और इसमें मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड हैं या पार्शली वैक्सीनेटेड, और कुछ अबाउट 25% जो है, 25% जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं पेशेंट्स। और उनका ये है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ज़रा दोबारा से बताइए, यानी आप ये कह रहे हैं कि 75% जो मरीज़ दाखिल हैं वो अनवैक्सीनेटेड हैं या पार्शली वैक्सीनेटेड हैं? बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ अनवैक्सीनेटेड भी हैं, पार्शियल वैक्सीनेट से मुराद ये है कि उनको या तो एक शॉट लगी है वैक्सीन की या कोई शॉट नहीं लगी है। और जिन्होंने 2 शॉट लगाई है वो थोड़ा नंबर है, लेकिन जो मेजॉरिटी हैं, जो ज़्यादातर हैं, वो उनको या तो वैक्सीन नहीं लगी है या एक शॉट लगी है, तो उसको हम पार्शियली वैक्सीनेटेड कहते हैं। 25% जो है तकरीबन वो है फुली वैक्सीनेटेड, जिनको बूस्टर भी लगा है, लेकिन उनके साथ जो उनको अदर हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कि वो ज़्यादातर मोटापे की तरफ है, ओबेसिटी का, उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको डायबिटिक की प्रॉब्लम है, या उनको वो दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम जो फाइट करता है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। सो ये सिचुएशन हो रही है और 890 पेशेंट हैं तकरीबन। हमारी सिचुएशन ये जो हम देख रहे हैं, वी आर फॉलोइंग UK, यूरोप, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट जो है, जो न्यूयॉर्क वगैरह का एरिया है, उसमें पीक होना शुरू हो गया है। अभी जो टेक्सास और साउथ स्टेट्स हैं उसमें अभी पीक शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उनको गौर करें
कि जितनी तेज़ी से ये फैल रहा है, इतनी पॉजिटिविटी रेट ये है, उसमें द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर आपने पूरी बूस्टर शॉट भी लगवाई हुई है और आप अदरवाइज मतलब हेल्दी हैं, तो आपका चांस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटल इज़ एक्सट्रीमली बहुत ही लो है और आप कर देंगे। लेकिन द चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये बहुत इन्फेक्शियस है। इसमें जब भी मास्क और ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो शायद ना हो अगर आप हेल्दी हैं, लेकिन आप दूसरों को दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देसियों की माशाल्लाह से यहाँ पे दिसंबर में बहुत शादी हुई और पूरे खानदान कोविड पॉजिटिव हुए। सो ये सिचुएशन अभी हमारी चल रही है। और इस दफ़ा एक और जो चीज़ हुई ज़्यादा कि जो हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, जिसको हेल्थ केयर वर्कर कहते हैं, उनमें मैंने 2 साल में इतने ज़्यादा को नहीं होते देखा कोविड पॉजिटिव। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल सिस्टम में तकरीबन 2700 पे जो हेल्थ केयर वर्कर जो हैं कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन एक भी अभी तक के इंतकाल नहीं हुआ है और सिर्फ एक एडमिट हुआ है। और इसकी वजह ये क्योंकि फुली वैक्सीनेटेड थे और बूस्टर थे। सो इट जस्ट शोज कि जी जो स्ट्रेंथ है वैक्सीन की और बूस्टर की वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जी फैसल मसूद, ये बताइए कि अमेरिका के अंदर इस वक्त लोगों के रवैये क्या हैं? क्या वो इसको सीरियसली ले रहे हैं और इसका ज़िंदगी के ऊपर असर क्या है और कैसे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसको? आपने बड़ा अच्छा किया है। देखें जी कि ये 2 साल होने वाले हैं और इस दफ़ा लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो इतना ज़्यादा ये फैल गया है और जिनको हो रहा है बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन ये भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो उनको वैक्सीनेट नहीं है वो बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन जो आम रवैया है लोगों का वो ऐसा है कि जी कि मुझे हो जाएगा, कोई बात नहीं। और स्पेशली जो ये है जो हमारे यंग लोग हैं जिनको कहें 16 साल, अब 20 साल 30 साल के, उनमें तो बिल्कुल ही अप्रोच है कि जी हमें तो हो ही नहीं सकता कुछ। लेकिन अगर आप हमारा डेटा देखें कि इस दफ़ा इतने सारे बच्चे, इवन इन टेक्सास 500 बच्चे अस्पताल में हैं एडमिटेड विद कोविड। सो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो हमारे जवान लोग हैं उनको है कि जी कोई बात नहीं, हो गया। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग तो फख्र से बताते हैं कि हमारा कोविड पॉजिटिव है। अब ये उनको ये जवान लोग का ज़्यादा काफ़ी शेर दिल है। जी डॉक्टर नादिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये बताइए कि इंग्लिस्तान में क्या सूरत हाल है? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है। दूसरी तरफ आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ मुख्तलिफ हैं। आप रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर रहे हैं और आप बिल्कुल जो पहली वेव्स में हमने देखी रिस्ट्रिक्शंस, अब उनसे भी बहुत आगे आप जा रहे हैं कि किसी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं। तो ज़रा रोशनी डालें कि सूरत हाल क्या है और गवर्नमेंट पॉलिसी को आप कैसे देखती हैं? ओमिक्रॉन जैसा कि हम जानते हैं कि ये उतना लीथल नहीं है, जानलेवा नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जो इब्तदाई डाटा हमारे पास आया था उसमें हमें मतलब ये रिएश्योरेंस दी गई थी कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके अंदर शदीद बीमारी का या अमवात का जो खदशा है वो इंतहाई कम है। जहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी हद तक रिएश्योरिंग है, वहाँ ये भी बात जो है वो काबिल गौर है कि क्योंकि ये इतने बड़े मैसेज को इन्वॉल्व कर रहा है, इतना ज़्यादा जो है ये इसके केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप है। और वो ज़ाहिरी सी बात है कि जब वो पहले से वल्नरेबल हैं और वो बीमार होंगे तो हॉस्पिटल एडमिशन्स भी ज़्यादा होंगे और उसी वजह से जो है वो हमारे यहाँ भी सर्च है हॉस्पिटल एडमिशन्स में भी। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आप बहुत क्लोजली शुरू से कोविड की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, पॉलिसी लेवल के ऊपर भी, सूबाई सतह पे और शुरू में तो वफाकी सतह पे भी और क्लिनिकल लेवल के ऊपर भी। तो ये बताइए कि अब तक ये जो हम समझे बैठे थे कि इससे हॉस्पिटलाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीमारी नहीं बढ़ेगी, तो आपका मुशाहिदा क्या है पिछले चंद दिनों में
हम सुन रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट तो हर परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा हो ही गई है, लेकिन क्या हॉस्पिटल्स के ऊपर भी दबाव बढ़ना शुरू हुआ है? जहाँ तक कोविड के हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड के हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो अमूमन जब वेव शुरू होती है तो उसके तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाद ही हमको ज़्यादा नज़र आना शुरू होती है, क्योंकि एक दफ़ा किसी को कोविड होता है तो शदीद बीमारी जो उसमें उनमें होती है वो यूजली हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही डेवलप होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हमारा हॉस्पिटलाइजेशन रेट में भी इजाफा हो रहा है। ये अब देखना बाकी है कि क्या ये उस डिग्री तक होगा, उस लेवल तक होगा जहाँ पे पिछले हमारे जो 3 वेव्स थे वो है, या उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अब वैक्सीनेशन की शरह थोड़ी ज़्यादा ज़रूर हो गई है हमारी। ठीक है, एक नुक्ता नज़र ये है, चूँकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, चूँकि इसके बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और चूँकि जब एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो इंसान के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, तो इसको फैलने देना चाहिए, और क्योंकि उससे एक हर्ड इम्यूनिटी की सूरत हाल की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वायरस के अंदर वेरिएशन के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोग मुतासर ज़्यादा होते हैं, और ये वैसे भी अनएथिकल है कि हम इन्फेक्शन को इस तरह बढ़ने दें कि उससे ताकि लोगों के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए। आपका इसके बारे में क्या नुक्ता नज़र है? आपका सेकंड जो आपने फरमाया कि ये मेरे ख्याल से तो आई डोंट थिंक एथिकल है कि हम इसको इतना फैलने दें कि हर्ड इम्यूनिटी बने। याद रखें कि एक दफ़ा कोविड हो जाए तो दोबारा कोविड होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं, बल्कि इस दफ़ा तो हम री इन्फेक्शन काफ़ी देख रहे हैं। सेकंड चीज़ ये कि इवन तो हम ये कह रहे हैं कि ये वायरस जो है ये कम शदीद इन्फेक्शन करता है, इतना सिवियर नहीं करता। याद रखें कि यही अदादा शुमार जो है वो शायद पाकिस्तान पे इतना सही नहीं ना बैठे, क्योंकि हमारी वैक्सीन मुख्तलिफ हैं जो कि अमेरिका में और यूके में इस्तेमाल की गई हैं, और हमको ये पता है एटलीस्ट फ्रॉम रीसेंट स्टडीज़ एटलीस्ट सिंगापुर से फॉर एग्जांपल, जहाँ पे जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं जो ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर लगी हैं वो शायद सिवियरिटी या शदीद बीमारी से बचाने में इतने मौसर नहीं हैं। एंड फाइनली ये कि जब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, इवन अगर ये ज़्यादा शदीद बीमारी ना पैदा करे, अगर इवन 1% को भी शदीद बीमारी हो तो वो 1% जो हैं वो हस्पताल जाएंगे, उनके अंदर अमात की शरह ज़्यादा होगी। एंड आई डोंट थिंक एक्सेप्टेबल है कि हम ये कहें कि भाई ये 1% को हम सैक्रिफाइस करें या 1% को जाने दें ताकि बकिया लोग कुछ अरसे के लिए प्रोटेक्टेड रहें। सबसे ज़रूरी बात ये ज़रूर है, क्योंकि लोग अक्सर देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको खुद अपना ही ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, एंड जो एहतियाती तदबीर हैं वो तो सभी को पता है। अब 2 साल से हम सभी यही कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस ख्वाहिश के तहत कि हम हर्ड इम्यूनिटी को एक्सेलरेट कर देंगे या उसकी रफ्तार तेज़ कर देंगे, ये बिल्कुल नाजायज़ बात है कि हम इन्फेक्शन को बढ़ने दें। डॉक्टर नादिया, मुझे ऐसा लगा कि आप भी कुछ कहना चाह रही थी। जी देखिए, हम सिर्फ फिगर्स की बात अगर करें तो शायद आपको मतलब ये बात आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसे फैलने दें, और जैसा डॉक्टर फैसल भी कह रहे थे कि अगर 1% लोग भी जो हैं वो इससे मुतासिर होते हैं तो वो ओवरऑल बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। ये इन 1% लोगों में बहुत सारे हमारे प्यारे और हमारे अजीज भी शामिल हैं, और मेरे ख्याल से कि अगर हम इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करें, वैक्सीन लगवाएं और दूसरी एहतियाती तदाबीर के ऊपर हम अमल करें, तो हम कम से कम अपने प्यारों की जान तो बचा सकते हैं। ओके, अभी हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक जो WHO ने जारी की, ये चंद दिन पहले, उसके मुताबिक अगर WHO के 194 ममालिक मेंबर हैं तो उनमें से आधे से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं कि जहां 40% से ज़्यादा भी पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाई। तो इस हवाले से ख़ास तौर पे मैं जानना चाहता हूं अमेरिका और यूरोप के हवाले से कि वहाँ पे इस मामले के बारे में क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं पॉलिसी मेकर्स के भी और मेडिकल प्रोफेशनल्स के भी। जो सबसे ज़्यादा जो आप मेंशन करेंगे, सबसे ज़्यादा इनइक्विटी है वो अफ्रीका में है, और इसमें आई थिंक लोगों का एहसास ज़्यादा बेहतर हो रहा है कि जब तक पूरी दुनिया वैक्सीनेट नहीं होगी ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अनवैक्सीनेटेड में न्यू वेरिएंट एंड सम ऑफ देम कुछ में ज़्यादा डेडली हों, कुछ में कम हों,
वो फैलाते रहेंगे। आई थिंक ये कि अब ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो रहा है और अब ये रवैया बदल रहा है। ओके डॉक्टर साहब, यहाँ हमें एक ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक। डॉक्टर नादिया, आपसे शुरू करते हैं कि हम ये पांचवी वेव है, कई वेरिएंट्स हम देख चुके हैं, तो आपको फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है? इस सवाल का जवाब देना कदरे मुश्किल है। वायरस, ख़ासतौर पे जो कोरोना वायरस है, ये अपनी हालत मुस्तकिल चेंज कर रहा है, मुख्तलिफ वेव्स आ रही हैं और ऐसा होता रहेगा। और फ्यूचर में ऐसा वक्त दोबारा आ सकता है कि जब कोई बहुत डेडली वेव इस तरह की आए जिसमें बहुत सारी अमवात हुए, बहुत सारे लोग बीमार हुए, और ये भी मुमकिन है कि ये वायरस अपनी हालत तब्दील करने के बाद बिल्कुल एक बिनाइन शक्ल इख्तियार कर ले या इससे बहुत हल्की फुल्की बीमारी जो है वो कॉज होए। इस वक्त हम लोग जो है जो सिचुएशन देख रहे हैं उसमें फ़िलहाल इसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है कि ये चीज़ें सेटल होती हुई तो मुझे अभी नियर फ्यूचर में नहीं नज़र आ रही। डॉक्टर फैसल मसूद, आप कैसे देखते हैं फ्यूचर? फ्यूचर थोड़ा सा मुख्तलिफ देखता हूँ, क्योंकि पहले तो पिछले साल तक जो एक ही हमारे पास हथियार था वो वैक्सीन थी, और जो अभी भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन हथियार है। लेकिन जो दवाइयाँ जो फाइज़र की पैक्सलोविड और मर्क की मैनोपर और दूसरी जो आए हैं जो प्री एक्सपोजर के साथ ये दवाइयाँ आई हैं, वो मुझे कॉन्फिडेंस देती हैं कि जो अगर वेरिएंट आते भी हैं और अगर वैक्सीन से रेजिस्टेंट भी होते हैं, ये दवाइयाँ जो हैं ये उनको मैनेजेबल सिचुएशन कर देंगी और उससे ये होगा कि लोग इतने बीमार नहीं होंगे जो कि अस्पतालों वगैरह में जाएं। बीमार पड़ेंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। ओके डॉक्टर फैसल मसूद और डॉक्टर नादिया गनी, मुझे एक बात समझाएं कि वहाँ पे केसेस लाखों की तादाद में होते हैं, अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं निस्बतन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ का हेल्थ सिस्टम आपको उतना ही पता है जितना मुझे पता है। यहाँ पे बहुत सिस्टम्स को डेवलप करने की अभी गुंजाइश है। तो एक तो ये कहते हैं जी कि चूँकि वहाँ पे बूढ़ों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन ये पुराना आर्गूमेंट हो गया क्योंकि ऑन प्रायोरिटी बेसिस उनकी वैक्सीन भी पहले हुई और वो तकरीबन सब लोग वैक्सीनेटेड भी हैं। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको कि इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? देखिए, इसमें एक चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि टेस्टिंग हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कर रहे हैं और उसकी वजह से जो हमारा जो डेटा है वो ट्रू डेटा है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन है किसी हद तक कि जो मतलब हमारे कंट्री में या यहाँ पर फैल रहा है वायरस, उसका वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास या तो एक्सेस नहीं है या वो टेस्ट खुद ही नहीं करवाते या वो इतने एजुकेटेड नहीं है, तो हमारे पास जो फिगर्स आते हैं वो शायद असल जो सूरत हाल है उसको इतना सही रिप्रेजेंट ही नहीं करते। ओके, लेकिन अमवात की जहाँ तक बात है तो वो तो काफ़ी हार्ड डेटा होता है और वो हमें सूरत हाल के बारे में वाज़ेह इशारे देता है, उनमें भी बहुत फ़र्क है। फैसल मसूद, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये सवाल बहुत वर्ल्ड टॉपिक पे और डिफरेंट टॉपिक पे रेज हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो एटलीस्ट अमेरिका में हुई बहुत ज़्यादा कि ये हेल्थ जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू बन गया और पॉलिटिक्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो, जहाँ पे सियासतदान चीज़ें ये करें, वो इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा मसले पड़ते हैं। और ये हुआ कि पहले तो लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी मास्क पहनने पे, फिर कहा ये एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर उन्होंने कहा जी कि वैक्सीन में चिप करा रही है। तो बहुत इन चीज़ों से फ़र्क हुआ और इसमें लोगों को फैला भी और लोगों ने कहा कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के, आप समझते हैं पाकिस्तान में लोग टोटके इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग हैं जो कि टोटके इस्तेमाल करते हैं।
तो वो से काफ़ी फैला और काफ़ी डेथ वाली हुई। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, ज़रा क्लियरली हमारे नाजरीन को बताइए कि ओमिक्रॉन इस वक्त क्या सूरत अख्तियार किए हुए है पाकिस्तान में और लोगों को क्या करना चाहिए? थैंक यू। सो क्लियरली ओमिक्रॉन जो है वो अब अपने यहाँ पे फाइनली राइज कर रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कराची में पहले आया है, मगर अब लाहौर के अंदर भी उसकी जो पॉजिटिविटी शरह है वो बढ़ रही है, वहाँ भी बहुत तेज़ से फैल रहा है। करना बहुत सिंपल है, जिनको वैक्सीन 2 नहीं लगी हैं वो अपना दूसरा वैक्सीन फटाफट लगा लें। जिनकी 2 वैक्सीन लग चुकी हैं और 6 महीने हो गए तो अपना बूस्टर लगवा लें। एंड सबसे ज़रूरी ऑब्वियसली सिर्फ वैक्सीन काफ़ी नहीं है, मास्क पहनना और जो हजूम, जो बड़ी दावतें हैं उनको अवॉइड करें। ठीक है, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। ये कहना आखिर में बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हमारे मेहमानों ने भी याद दहानी करवाई कि ओमिक्रॉन अब लोगों को बीमार भी कर रहा है, इसकी वजह से लोग अस्पतालों में दाखिल भी हो रहे हैं। हमारा बेहतरीन दिफा अब भी वैक्सीनेशन है और SOPs पर अमल है। अगर हमने वैक्सीन नहीं लगवाई तो फौरी तौर पे लगवानी चाहिए और SOPs के ऊपर अमल दरामद में ही हमारी आफ़ियत है। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।